हेलो एंड वेलकम बैक टू हट के गुरुकुल। यू आर वाचिंग क्रैश कोर्स ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो आज का टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग का, ये लास्ट पार्ट है और आज बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। बेसिकली आज ये एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक है, मतलब इससे क्वेश्चंस जो है एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं। बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक भी है। हम लोग करने वाले मॉनेटरी पॉलिसी आज, जो बेसिकली व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि सेंट्रल बैंक का वन ऑफ द क्रूशियल फंक्शंस है। ये टॉपिक यार ना केवल सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये टॉपिक लाइफ टाइम आपको काम आएगा। ठीक है, दूसरी बात, ये टॉपिक जो है आपके जनरल अवेयरनेस का बहुत बड़ा पार्ट है। तो अगर आप कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो तो ये टॉपिक आपको आना ही आना चाहिए। कल को आने वाले डेट को अगर आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो तो भी ये टॉपिक बहुत काम का चीज है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को एंड वील ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इसलिए मैं आई नॉट बी मेकिंग अ क्रैश लैंडिंग बट रादर अ कॉन्सेप्चुअल लैंडिंग करना आज मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिकली देखो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, अगर हम लोग उसको पहले समझ ले। ठीक है, पहले ये समझ ले बिफोर वी एक्चुअली गो टू दिस टॉपिक। आपको ये समझना है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या चीज़ है। मॉनेटरी पॉलिसी, तो देखो यार, इकोनॉमी में जो है पैसा होता है, राइट। पैसा होता है, किसी भी इकोनॉमी के अंदर पैसा होता है। इंडियन इकोनॉमी हो, यूएस की इकोनॉमी हो, उसके अंदर पैसा होता है, बहुत सारा पैसा होता है। तो ये पैसा का सप्लाई कोई स्टैग्नेंट चीज तो है नहीं, ये बढ़ते घटते रहता है। ठीक है, अब ये जो पैसा का सप्लाई बढ़ाना या घटाना, अगर आप लेमन की तरह समझो तो इस पैसे के सप्लाई को बढ़ाना, मनी सप्लाई को, या घटाना ही मॉनेटरी पॉलिसी है। बहुत सिंपल सी बात है कि क्या इकोनॉमी में ज्यादा पैसा रहेगा, क्या इकोनॉमी में कम पैसा रहेगा। इससे होता क्या है, अगर मनी सप्लाई बढ़ा हुआ है, आप समझना अभी इस टॉपिक को समझना। अगर मनी सप्लाई बढ़ा हुआ है मतलब मार्केट का एग्रीगेट डिमांड बढ़ा हुआ है। इकोनॉमी में अगर ज़्यादा पैसा है तो ऑब्वियसली लोगों का डिमांड भी बहुत हाई होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। इसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, महंगाई आ जाएगा। जब इन्फ्लेशन आ जाएगा तो मनी सप्लाई को रिड्यूस करना जरूरी हो जाएगा। इकोनॉमी में पैसे को रिड्यूस करना जरूरी हो जाएगा। आप ऐसे समझो, ये एक बाउल है, इसमें पानी है, ठीक है ना, इसमें मछली रहती है ना, मछली रहती है। आप एक्वेरियम बाउल है समझ लो। तो क्या होता है, आप टाइम टू टाइम पानी चेंज करते हो नहीं करते हो? पानी को बढ़ाना भी पड़ सकता है, घटाना पड़ सकता है, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ सकता है, घटाना पड़ सकता है। उसी तरह से इकोनॉमी को आप एक बड़ा सा बाउल समझो, है ना, बहुत बड़ा सा बाउल है जिसके अंदर पैसा है। अब उस सप्लाई को बढ़ाना या घटाना पड़ता है। तो जैसे हमने समझा इन्फ्लेशन के टाइम पे। अब एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। लेट्स टेक दी अनदर एग्जाम्पल। आई होप द बोर्ड इज विजिबल। सो द अनदर एग्जाम्पल इज कि आप देखते कोविड के टाइम पे क्या हुआ था। अभी हम लोग क्या देखेंगे, कोविड के टाइम पे क्या हुआ था। व्हाट डिड हैपन एट द टाइम ऑफ कोविड। देखो कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि सारे सब कुछ बंद था, सब कुछ क्लोज था। तो जो एग्रीगेट डिमांड है इकोनॉमी का वो एकदम कम हो गया। एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, एकदम कम हो गया। ठीक है, अब एग्रीगेट डिमांड कम हो गया, इससे क्या होगा, डिफ्लेशन आएगा, एक रिवर्स सिचुएशन। तो अगर हमें इकोनॉमी के एग्रीगेट डिमांड को पुश करना, बढ़ाना है, ये देखो कॉन्सेप्ट में एग्रीगेट डिमांड के क्रैश कोर्स में भी बेटर वे में समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन आप यहां समझ लोगे तो एक काम हो जाएगा ये पार्ट। तो एग्रीगेट डिमांड अगर घट जाता है तो डिफ्लेशन आएगा। तो इसको पुश करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, मनी सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। तो ये भी एक मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट हुआ। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि सर आपने बता दिया कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप एक हो चुकी होगी कि इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को बढ़ाना और इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को घटाना। ऑब्वियसली अगर पैसा ज्यादा होगा तो लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा तो खर्च करने का मन करेगा। खर्च करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, वापस से ठीक हो जाएगा, ऊपर होकर बैलेंस्ड हो जाएगा। तो ये पूरा गेम है मनी सप्लाई और मॉनेटरी पॉलिसी का। अब इसको करता कौन है, हु इज हैंडलिंग दिस मॉनेटरी पॉलिसी। आपको यह समझना है कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसको कौन हैंडल कर रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी को पहले जो है बस सेंट्रल बैंक हैंडल किया करता था। ठीक है, तो बोले हैं सर तो अब कौन कर रहा है। अब इसके लिए एक कमेटी है जिसका नाम है एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, इस कमेटी में मेंबर्स आरबीआई के भी हैं, मतलब सेंट्रल बैंक के भी हैं, और गवर्नमेंट के भी हैं। ऐसा क्यों हुआ, अगर आपको जानना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको इतना इंटरेस्ट होगा इकोनॉमिक्स में तो मैं डेफिनेटली एक वीडियो पक्का बनाऊंगा।
बट आपके सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू में ये रिलेवेंट नहीं, बट ये रिलेवेंट है कि बनाता कौन है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है आपकी पॉलिसीज बनाता है, ठीक है। अब अगर इतना समझिए अब ये कैसे बनेगा, तो इसको बनाने के लिए कुछ टूल्स होते हैं, उन्हीं टूल्स को आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। सो आज की वीडियो के बाद आप ये समझना कि आप अपने आप को आरबीआई का गवर्नर समझ लो, कि आई एम दी गवर्नर ऑफ आरबीआई। आज की वीडियो में ही समझ के बैठो, ठीक है। नाउ आई विल स्टार्ट द टॉपिक और मैं सीधा अपने लेक्चर पे आता हूं। आई होप आपको अब क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो ये सारे टूल्स हैं जिसको आप बोलते हो कि क्या क्या टूल्स की जो हम लोग बात कर रहे थे कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होगा, तो जो जो टूल्स है, क्या क्या टूल्स है, क्वांटिटेटिव मेजर्स है और क्वालिटेटिव मेजर्स है। दो टाइप के मेजर्स है। क्वांटिटेटिव में ब्रॉडर हेडिंग में 4 हैं, बैंक रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशियो है, लीगल रिजर्व रेशियो, ये 4 क्वांटिटेटिव में। क्वालिटेटिव में क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट है और मॉरल सुएशन है, ये क्वालिटेटिव में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक के साथ, जिसमें सबसे पहला है आपका बैंक रेट। अब ये बैंक रेट क्या चीज है आप समझो। बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कॉमर्शियल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक। किससे लोन लेता है भाई, कमर्शियल बैंक जो है बोरो कर रहा मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक फॉर लॉन्ग रन। अब ये ना दो चीज समझना, दो पीरियड होता है, एक लॉन्ग रन और एक शॉर्ट रन। अगर लंबे समय के लिए लोन लिया जाए तो उसको बोलते हैं बैंक रेट, और यहीं पे अगर लॉन्ग रन की जगह शॉर्ट रन होता, अगर कमर्शियल बैंक शॉर्ट रन के लिए लोन ले रहा होता तो उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट। ये बहुत सिंपल छोटा सा डिफरेंस है बैंक रेट और रेपो रेट में को देखोगे, अभी आगे चलकर रेपो रेट समझाएंगे, ठीक है। सो ये हुआ बैंक रेट। दैट मींस कि अगर आप लॉन्ग रन के लिए कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेता है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है सेंट्रल बैंक, उसको हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। अब सवाल ये उठता है कि सर इसका मनी सप्लाई पे क्या असर होगा, ये आप समझना, फिर इधर आएंगे हम लोग। अगर आप बैंक रेट बढ़ाओगे तो बैंक रेट अगर बढ़ेगा तो बैंकों को जो लोन है वो महंगा पड़ेगा। बैंक का मेन बिजनेस क्या है, बैंक डिपॉजिट लेता है और अगले को देता है, बीच का कट कमा के। अगर बैंक को लोन महंगा पड़ेगा, मतलब समझो आप इस तरह से, ये अच्छे से आप समझ जाओगे तो ये प्लीज कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, मैंने पहले ही बोला है, सो प्लीज पे अटेंशन भैया। और ये रजाई वाले लोग अभी तक निकले कि नहीं रजाई से बाहर, ठीक है। सो अगर आप ये समझो कि बैंक रेट जो है बढ़ा दिया आरबीआई ने, तो जो बैंकों को है, ये बीच में बैंक बैठे हुए हैं, इनको लेंडिंग जो है महंगा पड़ेगा। लेंडिंग रेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इनको अगर लेंडिंग रेट महंगा पड़ेगा तो ये जो मार्केट में दे रहे हैं ये भी महंगा देंगे। क्या करेंगे, ये मार्केट में लेंडिंग रेट बढ़ा देंगे। समझ में आ रहा है, यानी सपोज करो ये पहले 5% से 6% था, पहले 5% था, अब इनको मिल रहा 6% में, ठीक है। पहले ये मार्केट में दिया करते थे, बीच का कमीशन कमा के 7% में, अब जैसे ही 6 होगा तो ये भी अपना बढ़ा देंगे 8%, तो मार्केट का लेंडिंग रेट भी राइज हो जाएगा। इससे क्या होगा, क्रेडिट का डिमांड कम हो जाएगा। ऑब्वियसली लोग लोन कम लेंगे, जब आपका लोन महंगा हो जाएगा तो यार लोन तो कम लेने लग जाएंगे ना लोग, क्रेडिट का डिमांड कम होगा और मनी क्रिएशन जो है रिड्यूस कर जाएगा, ठीक है। क्लास के स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था मनी क्रिएशन रिड्यूस कब करना पड़ता है, मनी सप्लाई रिड्यूस कब करना होता है, जब इन्फ्लेशन होता है। इसका एक रिवर्स सिचुएशन समझते हैं, जब बैंक रेट इन डिफ्लेशन के टाइम पे, कब, किस टाइम पे, डिफ्लेशन के टाइम में। डिफ्लेशन में आपका टारगेट क्या है, मनी सप्लाई बढ़ाना है आपको। तो जब बैंक रेट रिड्यूस करोगे तो लेंडिंग रेट क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। लेंडिंग रेट रिड्यूस होगा तो क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन जो है, क्रेडिट जो है क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। मेरे ख्याल से ना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा टॉपिक। अब हम लोग चलते हैं वापस अपने स्लाइड पे। देखो, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन बैंक रेट बढ़ा दिया गया, अब आपको समझ में आ जाएगा। डिस्करेजेस कमर्शियल बैंक टू बोरो, डिमांड फॉर लोन फॉल्स, ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई क्या होगा, घट जाएगा। ड्यूरिंग डिफ्लेशन रिड्यूसेस बैंक रेट, घटा दिया जाता है बैंक रेट। कौन घटाता है, ये काम कौन कर रहा है, देखो ये सारा टूल किसके हाथ में है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल बैंक के हाथ में। अभी कौन बना रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। एनकरेजेस कमर्शियल बैंक टू बोरो, डिमांड फॉर लोन राइजेस। आपको मेरे ख्याल से बैंक रेट क्लियर हो गया होगा और इसका असर इकोनॉमी पे और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में क्या होता है ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
अब है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशियो, इसको क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है जब एक्स्ट्रा कैश हो, लिक्विड वर्ड तो मैंने पहले बता दिया। सो जो एक्स्ट्रा कैश हो इसका एडजस्टमेंट जो होता है इसको बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशियो। तो इसके लिए दो रेशियोज हमारे पास, पहला है रेपो रेट और दूसरा है रिवर्स रेपो रेट। अब मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, देखो ये वीडियो आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। रेपो रेट जो है वो क्या होता है? सेम एज बैंक रेट एक्सेप्ट एक ही डिफरेंस है, फॉर शॉर्ट पीरियड। समझ में आ रहा है? और इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स फॉर शॉर्ट पीरियड फॉर सम सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म पीरियड आपको याद रखना दिमाग में, छोटे समय के लिए होता है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट ये बिल्कुल मत समझना कि भाई सेंट्रल बैंक जब लोन लेगा क्या बोलते हैं कमर्शियल बैंक से, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ इज्जत दो सेंट्रल बैंक का, वो क्यों लोन लेगा, है ना? स्टेट बैंक वगैरह से जाके लोन लेगा तो उसका तो इज्जत ही क्या रह जाएगा, है ना? अपन भी जिससे लोन लेते हैं उसके सामने क्या इज्जत रह जाता है। तो सिमिलर हाल है सेंट्रल बैंक का। तो रिवर्स रेपो क्या है? ये नहीं है। रिवर्स रेपो क्या है कि जब कमर्शियल बैंक के पास, व्हेन कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक लोन नहीं लेता है, व्हेन कमर्शियल बैंक है सरप्लस फंड, जब एसबीआई के पास, आप ऐसे समझो, जब एसबीआई के पास बहुत फंड हो जाएगा तो वो अपना एक्स्ट्रा फंड कहां डाल देगा? आरबीआई में, और उसके बदले आरबीआई क्या देगा? इंटरेस्ट। तो ये सच बात है कि सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट पे करता है, इसीलिए इसको रिवर्स रेपो बोलते हैं। बट रीजन ये नहीं है कि सेंट्रल बैंक लोन लेता है, नहीं। जब कमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा फंड होता है तो ये भी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट में क्या हुआ, आप एक बार दोबारा समझ लो। रेपो रेट का मतलब हुआ कि सेंट्रल बैंक जो है कमर्शियल बैंक्स को लोन देगा और उस लोन के बदले में इंटरेस्ट लेगा। रिवर्स रेपो रेट क्या है कि जब कमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा सरप्लस फंड होगा तो वो अपने फंड को आरबीआई के पास या सेंट्रल बैंक के पास देंगे और उसके बदले में उनको इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है? अच्छे से क्लियर होगा जी। अब इसका असर देख लेते हैं इन्फ्लेशन डिफ्लेशन दोनों में। इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होगा? ऑब्वियसली आपको इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या करना है? मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है। अगर आप रेपो रेट बढ़ा दोगे तो सेम बैंक रेट वाला फंड है, रेपो रेट बढ़ेगा तो लेंडिंग रेट महंगा होगा, लेंडिंग रेट महंगा होगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, क्रेडिट क्रिएशन कम होगा तो क्या होगा? डिमांड फॉर मनी सप्लाई क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। वही काम है। रेजेस रेपो रेट डिस्करेजेस कमर्शियल बैंक टू बोरो, डिमांड फॉर लोन्स फॉल। सेम काम दोनों के लिए। अच्छा, रिवर्स रेपो रेट पे अभी मैं आऊंगा, पहले रेपो समझ लेते हैं। रेपो रेट क्या होगा? डिफ्लेशन में घटेगा तो क्या होगा? लेंडिंग रेट घट जाएगा, लेंडिंग रेट घटेगा तो क्या होगा? क्रेडिट का डिमांड बढ़ेगा, क्रेडिट का डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। अब एक बार ना रिवर्स रेपो रेट हम लोग समझ लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के साथ क्या होता है? देखो, रिवर्स रेपो रेट कौन दे रहा है? रिवर्स रेपो रेट दे रहा है भाई आरबीआई। आरबीआई बोलो, आप सेंट्रल बैंक बोलो। किसको दे रहा है ये? बैंक्स को। कब दे रहा है? जब ये अपना फंड वहां भेज रहे हैं या फंड भेज रहे हैं, बदले में क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। बैंक्स के पास दो चॉइस है। फंड बैंक जनरली कहां भेजता है? नीचे भेजता है। क्यों भेजता है भाई नीचे फंड? ताकि इसको इनकम हो पाए। ऊपर तो नहीं भेजता बैंक, है ना? बट कभी कभी एक्स्ट्रा फंड हुआ तो ऊपर भेजता। अब अगर मान लो आरबीआई का ये इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, रिवर्स रेपो रेट जो आरबीआई बढ़ा देगा, तो दीज पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऊपर, मतलब ऊपर भेजो भाई पैसा। तो अगर ऊपर अट्रैक्टेड होंगे तो नीचे तो पैसा नहीं आ पाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो रिवर्स रेपो रेट में ये रीजन है, सिंस फंड्स ऊपर चले जाएंगे। देखो ये पूरा का पूरा चैप्टर इसलिए बोल रहा हूं ध्यान से समझिए, क्योंकि यहां असर्शन रीजनिंग टाइप से क्वेश्चंस आता है, एप्लीकेशन बेस्ड आता है, पैराग्राफ दिया हुआ रहता है। तो जब तक आपको क्लियर नहीं होगा ना पूरा कॉन्सेप्ट, आप नहीं कर पाओगे आंसर। ठीक है, तो क्लियर तो होना चाहिए। मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट एकदम पानी हो जाएगा, जल की तरह प्रवाह होकर बहेगा मन में। तब भी ना बहे तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, फिर से आपको मैं समझाऊंगा, दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, जहां भी आपको डाउट होगा। तो ये समझ में रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि इंटरेस्ट जो है बढ़ जाएगा तो ऊपर फंड जाएगा, तो नीचे जाएगा नहीं, तो मनी सप्लाई क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो रिलेशन इसमें भी इनवर्स है कि जब मनी सप्लाई घटाना है तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दो, और जब मनी सप्लाई बढ़ाना है तो रिवर्स रेपो रेट घटा दो। अभी तक हमने तीनों टॉपिक्स पढ़ा, तीनों में रिलेशन जो है इनवर्स है। ठीक है, बस इसमें लॉजिक थोड़ा अलग था, इसलिए मैंने अलग से इसको समझाया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में। अब हम लोग प्रोसीड करेंगे। अभी तक हम लोगों ने कर लिया, अब ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे नया, जिसको हम बोल रहे हैं हाँ जी, विल स्टार्ट विथ लीगल रिजर्व रेशियो। देखो ये LRR, ये ऑलरेडी पार्ट 1 मैंने समझाया।
इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला होता है सीआरआर और दूसरा होता है एसएलआर। अगर नहीं समझे तो आप पार्ट 1 ऑफ द वीडियो में जाके देख सकते हो। सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, और एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये एलआरआर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि बेसिकली ये लीगल कंपल्शन है आपके लिए। इट इज अ लीगल कंपल्शन फॉर द बैंक्स टू कीप अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ द डिपॉजिट्स एज कैश एज वेल एज लिक्विड एसेट्स। इन दोनों को मिला के बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। इसके दो कंपोनेंट्स है, पहला सीआरआर और दूसरा एसएलआर। इसके दो कंपोनेंट्स है सीआरआर और एसएलआर। एक बार देखते हैं क्या है ये। कैश रिजर्व रेशियो, इट इज द परसेंटेज और सर्टेन रेशियो ऑफ कमर्शियल बैंक्स नेट डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम लायबिलिटीज। इसका मतलब वो टोटल डिपॉजिट, जो टोटल डिपॉजिट आता है कमर्शियल बैंक पास, विच इट हैज टू कीप विथ सेंट्रल बैंक। किसके पास रखना पड़ेगा रिजर्व, सेंट्रल बैंक के पास, इन फॉर्म ऑफ कैश। इसका क्या आंसर है, इट इज द रेशियो और परसेंटेज ऑफ नेट टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज ऑफ कमर्शियल बैंक्स विच दे हैव टू कीप विद देमसेल्व्स। एसएलआर खुद के पास रखेंगे बैंक, ये डिफरेंस ना मेजर याद रखना आप, अगर 1 मार्क में पूछता है तो। एसएलआर किसके पास रखेंगे, खुद के पास, इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स का मतलब कैश नहीं हुआ, वो हुआ जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो इसको बोलते हैं एसएलआर। अब आप इसका मतलब समझ लो, इसका असर क्या होगा एक बार हम लोग देख लेते हैं। यह है सीआरआर, अगर सीआरआर बढ़ जाएगा तो बैंक्स के पास जो लेंडिंग कैपेसिटी वो घट जाएगा। कैसे घट जाएगा, सपोज करो बैंक के पास इनिशियल डिपॉजिट आया 1000 रुपये, ठीक है, उसको पहले सीआरआर रखना था 100 रुपये, तो कितना लेंड कर पाता बैंक, 100 हटा दो तो 900 लेंड कर पाता। अगर आरबीआई ने सीआरआर को बढ़ा के कर दिया 200 रुपये, तो 1000 ही डिपॉजिट है, अब लेंडिंग कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 800। फॉल कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, लेंडिंग कैपेसिटी फॉल कर गया मतलब क्रेडिट क्रिएशन फॉल कर गया, क्रेडिट क्रिएशन फॉल कर गया मतलब मनी सप्लाई फॉल कर गया। सेम बात एसएलआर के लिए, क्योंकि एसएलआर भी एक रिजर्व है। आप इसको बढ़ा के भी देख लो, अगर सीआरआर घटा देता है आरबीआई, सॉरी घटा के देख लो, सीआरआर कर देता है 50, कितना कर दिया 50 रुपीज, अब लेंडिंग कैपेसिटी कितना हो जाएगा 950, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो यहां पे भी इन दोनों का भी रिलेशन क्या है, इनवर्स है। सीआरआर बढ़ाओ मनी सप्लाई घटाओ, एसएलआर बढ़ाओ मनी सप्लाई घटाओ। इजी बात तो ये है यार इस चैप्टर की, एक ही इजी बात है, मेन तो कॉन्सेप्चुअल बात है, लेकिन इजी बात ये है कि सबका करीब करीब इनवर्स ही रिलेशन है, करीब करीब का सबका ही इनवर्स रिलेशन है अभी तक हमने जो भी पढ़ा है। अब हम लोग जो है इसको एक बार देख लेते हैं, व्हाट हैपेंस। हाँ जी, एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं, अगर वीडियो क्लियर, हाँ क्लियर है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होगा, मनी सप्लाई मेरे को क्या करना है, घटाना है। सो आरबीआई रेजेस दी मार्जिन, सॉरी वी आर ऑन सम अदर टॉपिक, ओके हाँ, दिस इज द सीआरआर। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन ऑब्वियसली क्या होगा कि आरबीआई क्या करेगा, सीआरआर को बढ़ा देगा, एसएलआर को भी बढ़ा देगा। रिड्यूसेस द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स, तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली घट जाएगा। डिफ्लेशन के टाइम पे क्या करेगा, रिड्यूसेस द रेट ऑफ मिनिमम सीआरआर और एसएलआर, रिड्यूस कर देगा, तो इससे लेंडिंग कैपेसिटी बैंक्स का बढ़ जाएगा। अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा चैप्टर सीआरआर और एसएलआर। अब हम लोग आते हैं किसमें, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये एक अलग टूल है, क्वांटिटेटिव का लास्ट टूल है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है कि आरबीआई जो है, मैंने पहले भी एक फंक्शंस ऑफ आरबीआई से पहले वाला पार्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया था, आरबीआई गवर्नमेंट का एजेंट है, वो बेचता और खरीदता है गवर्नमेंट के बदले। तो जब आरबीआई मार्केट में जाके सिक्योरिटीज को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदेगा और बेचेगा, तो इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। किसको बेचेगा, बैंक्स को बेचेगा, पब्लिक को बेचेगा। इससे होगा क्या, विल अंडरस्टैंड दिस। पहले आप समझ लो ओएमओ होता क्या है, refers to the buying and selling of government securities and bonds in the open market by the central bank। अब ये इजी है, अगर सेंट्रल बैंक बेचेगा, सपोज करो मैं सेंट्रल बैंक हूं एंड आई एम सेलिंग, इफ आई एम सेलिंग तो मैं क्या कर रहा हूं, आपसे पैसे ले रहा हूं, तो मैं मनी सप्लाई को क्या कर रहा हूं, रिड्यूस कर रहा हूं। और अगर आई एम बाइंग, इफ आई एम बाइंग फ्रॉम द मार्केट, तो मैं क्या कर रहा हूं, आई एम पेइंग, दैट मीन्स आई एम इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई, दैट्स इट। तो इन्फ्लेशन के टाइम में मनी सप्लाई घटाना होता है। सो सेंट्रल बैंक सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू कमर्शियल बैंक्स, reduces the credit capacity to offer loans, obviously क्योंकि बैंक्स को भी बेच रहा है, किसको बेच रहा है, बैंक्स को भी, तो बैंक्स का भी लेंडिंग कैपेसिटी घटेगा ना, क्योंकि बैंक से पैसा कौन ले लिया, आरबीआई बेच के। क्लियर है। अच्छा, ड्यूरिंग डिफ्लेशन क्या होगा, सेंट्रल बैंक परचेज करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम कमर्शियल बैंक, इंक्रीजेस द क्रेडिट कैपेसिटी टू ऑफर लोन। क्लियर हो गया। तो इसी के साथ हमारा क्वांटिटेटिव टूल्स सारा का सारा कंप्लीट हो गया और आपको करना चाहिए वाह, ठीक है। सो अगर यार देखो थक गए हो तो पानी पीने के लिए वीडियो पॉज कर लो, बट आई विल कंटिन्यू एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस
क्वालिटेटिव मेथड भी इसी वीडियो में, ठीक है। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कमेंट सेक्शन बताओ, बहुत मजा आ रहा है, लिखो ऐसा, है ना। चलो, मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब इसमें हम लोग आते हैं यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन के बाद, ये यहां से आ गया क्वालिटेटिव टूल मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है मैं समझाता हूं, फिर हम लोग इसको रीड करेंगे, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, आप ये कॉन्सेप्ट में आप कह सकते हो कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसमें। मिस्टर ए, ये है मिस्टर ए। कौन है ये? मिस्टर ए। मिस्टर ए के पास है बिल्डिंग। कितने का बिल्डिंग है भाई? लेट्स कॉल इट 1000 का बिल्डिंग है। बोलो कहाँ मिलता है सर ऐसा बिल्डिंग? अरे मिलता है यार, यहाँ मिलता है, हटके गुरुकुल में सब मिलता है। 1000 का बिल्डिंग है और इनको लोन का रिक्वायरमेंट था 1000 का। तो ये चले गए बैंक के पास। कहाँ चले गए? बैंक के पास। बैंक से इन्होंने बोला कि यार मेरे को लोन चाहिए, आप मेरे को 1000 रुपीज़ का लोन दे दो। दे देगा बैंक? नहीं देगा। बैंक कभी भी 100% ऑफ योर सिक्योरिटी का लोन नहीं देगा। आपके पास बिल्डिंग 1000 का है, लेकिन क्या बोलेगा? सर आपको 800 का लोन मिलेगा और 20% यानी 200 रुपए लोन हम लोग नहीं दे पाएंगे। जो परसेंटेज ऑफ लोन नहीं दे पाते हैं उसको बोलते हैं मार्जिन रखना, मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्लियर है? तो अब देख लो क्या है व्हाट इज मार्जिन? डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी यहां पे कितना था? 1000 था। एंड द अमाउंट बोरोड, कितना बोरोइंग मिला? 800। तो डिफरेंस कितना है? 200। सो ये है, यहां पे देख लो 1000 माइनस 1000 क्या था आपको? वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितना मिला आपको? 800। तो 200 क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, आरबीआई इसको फिक्स करता है। अब इससे फायदा क्या है? अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देगा, सपोज करो 20% से इसको 30% कर दिया। कितना कर दिया? 30%। तो मिस्टर ए को 300 रुपए नहीं मिलता। 300 रुपए नहीं मिलता तो कितना मिलता? 700 मिलता। 700 मिलता तो क्या हो जाता? मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाता। सिंपल है। अगर इसको घटा दिया, 100 रुपए कर दिया, तो मिस्टर ए को कितना मिलता? 900 रुपए मिलता। तो मनी सप्लाई बढ़ जाता। अगेन यहां भी क्या है? कौन सा रिलेशन है? इनवर्स है कि डायरेक्ट है? जल्दी बताओ, देखो जल्दी। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन क्या होता है? आरबीआई रेजेस द मार्जिन रिक्वायरमेंट। रेज करेंगे तो क्या होगा? बोरोवर्स विल गेट लेस क्रेडिट अगेंस्ट देयर सिक्योरिटीज, तो मनी सप्लाई घट जाएगा। यहां भी इनवर्स रिलेशन है। ड्यूरिंग डिफ्लेशन आरबीआई रिड्यूसेस द मार्जिन रिक्वायरमेंट, बोरोवर्स विल गेट मोर क्रेडिट अगेंस्ट देयर सिक्योरिटीज। तो आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट भी समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब 2 पॉइंट बचे, उसको फटाफट से करते हैं यार। मॉरल सुएशन क्या है? मॉरल सुएशन का मतलब होता है refers to written or oral advice given by central bank to commercial banks to restrict or expand credit। ये written या oral advice होता है जो सेंट्रल बैंक देता है कमर्शियल बैंक्स को, इसलिए इसको बोलते हैं मॉरल सुएशन। मॉरली प्रेशर बिल्डअप किया जाता है। क्या किया जाता है इन्फ्लेशन के टाइम पे? परसुएट्स मेंबर्स नॉट टू एडवांस क्रेडिट। आप क्रेडिट कम करो। डिसअलाउ बैंक फ्रॉम एंटरिंग इनटू सर्टेन ट्रांजैक्शंस, कहीं कहीं एंटर करने के लिए उसको डिसअलाउ किया जाता है। डिफ्लेशन के टाइम पे क्या बोलेगा? बोलेगा क्रेडिट दो भाई, दो क्रेडिट दो। So persuades members to advance credit for speculative, allow bank from entering into certain transactions। ये समझ में आ गया? इजी है। लास्ट पॉइंट है क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग का मतलब होता है, राशनिंग वर्ड का मतलब होता है लिमिट लगाना। लिमिट लगाना, तो आरबीआई के पास पावर है लिमिट लगाने का। तो अगर वो लिमिट कोटा बढ़ा रहा है, मतलब क्या कर रहा है? लिमिट कोटा को अगर बढ़ा रहा है तो बोल रहा है मनी सप्लाई बढ़ाओ, और लिमिट घटा रहा है तो क्या बोल रहा है? मनी सप्लाई घटाओ। विल गो थ्रू दिस क्विकली। refers to the fixation of credit limits for different business activities for a particular business sector। इन्फ्लेशन के टाइम पे आपको समझ में आएगा क्या लिमिट है। reduces the quota for a particular sector like real estate। मान लो रियल एस्टेट का कोटा था 1 लाख का, अब उस कोटा को घटा के 50,000 कर दिया, तो 85,000 लोन मिलेगा। तो मनी सप्लाई क्या होगा? घट जाएगा। कोटा है, ये लिमिट है, सिंपल याद रखना, लिमिट है। डिफ्लेशन में क्या होगा? बोलेगा कोटा बढ़ा दो, 1 लाख से 1.5 लाख कर दो, तो क्रेडिट क्या होगा? 1.5 लाख हो जाएगा। सो दिस इज यहाँ इस पॉइंट पे हम लोगों ने इस वीडियो को खत्म कर लिया यार। बहुत कॉन्सेप्चुअल था। आई रियली होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज दी मॉनेटरी पॉलिसी, और यही क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड से इसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। अच्छे से करना यार। आई रियली होप यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज, और प्लीज अगर एंजॉय करो तो शेयर करो यार दबा के, एंड मोटिवेट मी बाय कमेंटिंग मी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई रियली होप यू विल स्कोर वेरी वेल इन योर एग्जाम्स। बी रिलैक्स्ड, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।